जंग मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। इस नामदार ने भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में जीवन काल समाप्त हो गया। जीत की जोर आजमाइश में सब्र का बांध टूटता जा रहा है। जुबान पर बयानों के बजाय गालियां आने लगी हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था। सियासत के इस दौर में दो नेताओं के बीच की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है। 2019 के इस महासमर में जो जीतेगा वही बनेगा सियासत का बिग बॉस। 6 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन अब तक जो हुआ उसने राजनीति के गिरते स्तर के दर्शन करा दिए। सत्ता तक पहुंचने की लालसा में सारी मर्यादाएं ताक पे रख दी गई। किसी ने चोर बोला तो किसी ने स्वर्गवासी पिता को बयानों में घसीटा। राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, कोई भी खुद को कम नहीं मान रहा। जब एक दूसरे पर आरोप लगाने की बारी आती है तो दोनों ही बयानों के बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। राजनीति की इस रेस में कौन अव्वल आएगा इसका पता 23 मई को लगेगा। फिलहाल तो एक दूसरे को घेरने के लिए सियासी चाल बड़ी चतुराई से चली जा रही है, जिसमें कभी मोदी आगे निकल जाते हैं तो कभी राहुल गांधी। हम आपको मोदी और राहुल की सियासी चालों के बारे में बताएं, उससे पहले आपको मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। जब जुबान पर गालियां आती हैं तो सामने बैठी भीड़ कैसे तालियां बजाने लगती है। तीसरे फेज खत्म होते होते पीएम मोदी ने लगातार अपने बयानों में गांधी परिवार को हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद न सिर्फ पीएम मोदी ने उन पर हमला किया बल्कि राजीव गांधी को सीधे सीधे अपने बयानों में शामिल करना शुरू कर दिया। जब किसी के पिता पर आरोप लगाया जाएगा तो आखिरकार वो कैसे चुप रहेगा। यही वजह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राफेल पर राहुल गांधी ने मोदी को इस कदर घेर डाला था कि पूरी बीजेपी को इसकी काट नहीं मिल रही थी। लेकिन तीसरे फेज के बाद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक नई चाल चली। मोदी उसके बाद जितनी भी रैली करते उसमें राजीव का नाम लेते, उन्हें भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताने में कसर नहीं छोड़ते। ये पहली बार था जब कांग्रेस राफेल को भूलकर राजीव गांधी वाले बयान का जवाब देने में जुट गई। शायद यही तो मोदी चाहते होंगे, क्योंकि राफेल पर बीजेपी घिरती जा रही थी। ऐसे में राजीव गांधी पर एक साथ 3 आरोप लगा दिए गए, जिससे पूरी कांग्रेस तिलमिला गई। चौथे चरण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए किस्म का अटैक कांग्रेस पार्टी पर शुरू किया है। इस बार उनके निशाने पर राहुल, सोनिया, इंदिरा गांधी या नेहरू नहीं है। अब की बार मोदी सीधे सीधे वार कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर। वही राजीव गांधी जिनको ये देश शहीद का दर्जा देता है। पीएम मोदी की जुबान पर राजीव गांधी का नाम आने की पूरी वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले बारी बारी से वो बयान सुनवाते हैं जिन्होंने कांग्रेसी खेमे में हलचल मचा दी। देश राजीव गांधी को शहीद मानता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजीव गांधी की इमेज क्लीन नहीं है। वो राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहते हैं। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। राजीव गांधी पर पीएम मोदी के आरोप यहीं नहीं रुके। उन्होंने राजीव गांधी का नाम लेकर पूरी गांधी फैमिली को लपेट दिया। पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में राजीव की ससुराल का नाम भी लिया। आईएनएस विराट उस समय समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था, लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद उनके पूरे कुनबे को लेकर आईएनएस विराट एक खास द्वीप पर रुका। 10 दिन तक रुका रहा। भाई और बहनों, राजीव गांधी के साथ
छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। आईएनएस विराट का नाम पूर्व पीएम राजीव गांधी से क्या जुड़ा, कांग्रेस में खलबली मच गई। अब मोदी को जवाब दिया जा रहा है। खुद प्रियंका ने मोदी को दुर्योधन करार दे दिया। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। इसी अहंकार पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रियंका ने मोदी को अपने पिता से तुलना पर कायर बोल दिया। ये बयान तब आया जब मोदी हर दिन राजीव गांधी का नाम अपनी रैली में ले रहे हैं। इधर मोदी राजीव का नाम लेते हैं, उधर कांग्रेस हमलावर हो जाती है। किसी को नामदार बोलते हैं, कोई ईमानदार बोलता है। ये क्या इस देश में हो रहा है? ये कोई लोकसभा का इलेक्शन है, ये नाकामपंथी और जुमलापंथी का तो इलेक्शन नहीं है। मतलब कि प्रधानमंत्री की वाणी ऐसी होनी चाहिए तो देश के देशवासियों को सहारा दे, जिससे लगे कि प्रधानमंत्री जी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी ऐसा लग रहा है कि केवल गाली गलौज करके ही चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मोदी को खुला चैलेंज किया है, पिता को छोड़ें और मेरे साथ आकर राफेल पर बहस करें। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि आगे हम मामले को कौन कर दिया जाएगा। मोदी जी आप आते हैं, जनता कहती है चौकीदार कौन है, आप जनता को समझाइए, आप जनता को समझाइए। भाइयों बहनों ये सब हमारी जाते हैं, ये हमारी जाते हैं, ये वचन सत्य है। पीएम मोदी ने राजीव गांधी को लेकर एक और आरोप लगाया। मोदी ने फतेहाबाद में बीजेपी की रैली में कहा था, सिख दंगे राजीव गांधी के करीबियों के कहने पर किए गए थे, जिन्हें राजीव गांधी ने इनाम दिया था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे हजारों सिख बहन भाई, छोटे छोटे बच्चों को कांग्रेस परिवार और उसके दरबारियों के इशारों पर हत्या की गई, बेरहमी से उनको मारा गया। 34 सालों तक दर्जन पर आयोग बने, लेकिन सिखों को इंसाफ नहीं मिला। आपके इस चौकीदार ने सिख समाज से देश से 84 के गुनहगारों को सजा देने का वादा किया था। मुझे संतोष है कि सिखों के गुनहगारों को फांसी और उम्र कैद मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ये बेशर्म कांग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है। नरेंद्र मोदी के राजीव गांधी पर विवादित बयान से सियासत गर्मा गई, जिसके बाद कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। अपने पिता पर मोदी के हमले से प्रियंका गांधी भी अटैकिंग मूड में है। राजीव गांधी की सिख दंगों में भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी के सिख नेताओं ने सुर में सुर मिलाया, जबकि कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। राजीव गांधी पर दिए गए बयान के बाद शुरू हुई चर्चा अब गाली युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। अपने पिता पर मोदी के हमले से प्रियंका भी अग्रेसिव नजर आई। एक दिन पहले उन्होंने मोदी की तुलना दुर्योधन से की थी और फिर मोदी को कायर और कमजोर पीएम करार दे दिया। जनता के सामने आकर सच्चाई कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि सच्चाई बोलेंगे तो इनकी असलियत निकलेगी, और इनकी असलियत ये है कि इनकी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। इनकी असलियत ये है कि इनसे कमजोर
और इनसे कायर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और इनकी कायरता का सबूत यही है, इनकी कायरता का सबूत यही है कि जब हजारों की तादाद में किसान इनके दरवाजे तक आए तो छुप के अपने बंगले के अंदर बंद हुए। दरअसल राजीव गांधी के बहाने मोदी पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में हैं। अब ये राहुल के राफेल अटैक का असर है या कुछ और? पीएम मोदी 4 फेज आते आते बेहद एग्रेसिव मोड में आ गए, इसीलिए बात अब नेहरू से राजीव तक पहुंच गई। मोदी के अचानक राजीव गांधी पे हमलावर होने के कारण कहीं उनकी हार जाने की डर तो नहीं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी जबान से निकली गई बात ऐसे ही नहीं फिसल जाती। उनकी हर बयान का एक अलग महत्वपूर्ण होता है। तो शायद ये जो बयान वो राजीव गांधी के ऊपर किए, इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति की साजिश तो नहीं। राजीव गांधी के बहाने बीजेपी की क्या रणनीति है, इस बारे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, ये बताएं। उससे पहले आपको रिटायर्ड एडमिरल का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने दावा किया कि उस वक्त राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ आईएनएस विराट पर गए जरूर थे, लेकिन वो एक ऑफिशियल दौरा था। मोदी का दावा गलत है कि छुट्टी के लिए वॉरशिप का इस्तेमाल हुआ। Nobody was there, only Rajiv Gandhi and his wife. No official trip because he was in official visit to Trivandrum. I told you why. Then he was officially to chair the Island Development Authority meeting the next day. So prime ministers are not people who are available to run around here and there. They are worrying about the country. So the prime minister was doing this job. He went to Minicoy and other islands here and there. And that was that. एडमिरल रामदास ने आगे भी दावा किया, प्रधानमंत्री और मिसेस गांधी त्रिवेंद्रम से लक्षद्वीप जाने के लिए आईएनएस विराट पर सवार हुए थे। प्रधानमंत्री त्रिवेंद्रम में नेशनल गेम्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चीफ गेस्ट थे। वो ऑफिशियल ड्यूटी पर लक्षद्वीप जा रहे थे और वहां उन्हें आईडीए आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक में अध्यक्षता करनी थी। उनके साथ कोई विदेशी नहीं था। मैं बतौर फ्लैग ऑफिसर आईएनएस विराट पर सवार हुआ था। राजीव गांधी और उनकी पत्नी की ट्रिप पूरी तरह से ऑफिशियल थी। 2 दिन की ये ट्रिप थी जिसमें वो हेलीकॉप्टर से शॉर्ट ट्रिप्स पर आइलैंड्स भी गए, जहां वो स्थानीय अधिकारियों और लोगों से मिले। एडमिरल रामदास के दावे में कितना दम है ये तो वो जाने, लेकिन एडमिरल के बयान के बाद कांग्रेस फिर एग्रेसिव मोड में आ गई, जबकि बीजेपी एडमिरल के दावे को खारिज करते हुए राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 और सरकारी मशीनरी का निजी इस्तेमाल करने वाले पीएम के तौर पर बताने में जुटी रही। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर अचानक मोदी की जुबान पर राजीव का नाम आने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी राफेल मुद्दे पर घिरती जा रही थी। राहुल गांधी ने राफेल को जोर शोर से उठा रखा था, जिसकी वजह से मोदी का चौकीदार वाला एजेंडा भी फीका पड़ने लगा था। शायद राफेल की काट के लिए बोफोर्स का जिन बोतल से निकाला गया और जब बोफोर्स का नाम आया तो राजीव गांधी का नाम खुद ब खुद सामने आ गया। जबकि बोफोर्स में राजीव गांधी को क्लीन चिट मिल चुकी थी, बावजूद इसके बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। नेहरू गांधी परिवार की जो नाकामियां हैं, जो विरासत में दागी विरासत है, उस पर बोलना जो है वो पाप है। तो ये पाप तो अब देश के लोग करेंगे, क्योंकि देश के लोग ये कोई अधिकार है, हक है। आपने अभी बहुत अपनी विरासत पर सियासत कर ली, लेकिन उस विरासत के बदनुमा और इस विरासत के नाकामियों भरे इतिहास को भी जो है वो देश के सामने आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। 5 सालों में सिर्फ गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का काम उन्होंने किया है और विशेष रूप से नेहरू परिवार को अपना एक टारगेट बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उन्होंने इंदिरा जी को नहीं बख्शा, राजीव जी को नहीं बख्श रहे हैं और आने वाले समय में वो किसी को नहीं बख्शने वाले। उनको लगता है कि जब तक नेहरू गांधी परिवार या कांग्रेस की विरासत रहेगी तब तक उनकी दाल नहीं गलने वाली। और अब बात राजीव पर मोदी के दूसरे बयान की। राजीव गांधी के आईएनएस विराट के निजी तौर पर इस्तेमाल का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। कहा गया कि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए उन तमाम सवालों को खामोश कर देना चाहती है जिन्हें कांग्रेस एयर स्ट्राइक पर उठाती रही है।
राजीव गांधी के भ्रष्टाचार के बारे में जैसे ही चर्चा हो गया तो पूरे कांग्रेस के नेता रोने पड़ गए। क्यों सभी नेता, अहमद पटेल हो, बाकी कांग्रेस नेता हो, क्यों एक परिवार के लिए गुलाम की तरह क्यों काम करते हैं? क्या ये कोई राजवंश के गुलामी का कोई इनका जो असर नहीं है? एक लोकतंत्र में चर्चा होती है, हर नेता के बारे में चर्चा होती है। राजीव गांधी को इस देश बोफोर्स के लिए याद करती है और किसी और के लिए नहीं। राजीव जी का ही अपमान नहीं है, ये पूरे नेवल एडमिनिस्ट्रेशन का, नेवी का अपमान है और उस समय के एडमिरल्स, वाइस एडमिरल्स आदि का अपमान है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा प्रोटोकॉल इस विषय में निर्धारित है कि आप आर्म फोर्सेस की सुविधाओं का कैसे उपयोग कर सकते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सब पर लागू होता है और ऑफिशियल कार्य के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप रिक्विजिट कर सकते हैं। और ऑफिशियल कार्य में जब आप यूज कर रहे हैं, आपके साथ आपकी पत्नी जा रही है तो वो स्वाभाविक माना जाता है, वो प्रोटोकॉल के अंदर अनुमन्य है। मगर मोदी जी अब अपनी पत्नी को नहीं ले जाते तो ये दूसरे प्रधानमंत्री की गलती कैसे हो सकती है? एक तरफ मोदी ने राजीव को भ्रष्टाचारी बताकर कांग्रेस के राफेल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाया और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा बयान दे दिया जो कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। 84 के दंगों को लेकर सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा उसके बाद देश भर में बवाल हो गया और बवाल ऐसा कि सैम फिर दोबारा नहीं बोल पाए कि जो हुआ सो हुआ, क्योंकि अमृतसर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के खिलाफ सिख समुदाय ने मोर्चा खोल दिया था। दिल्ली में राहुल गांधी के घर का घेराव किया गया, सैम पित्रोदा का पुतला जलाया गया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हुई। ये बड़ी बात नहीं लगती, हम इन्हें फांसी पे लटकवाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारी बहनें परेशान होकर यहाँ पर आई हैं, पूछिए इनसे इनका दर्द, हमसे पूछिए, हमने सब कुछ खोया है इस दंगों में और आज वो हमारे लिए कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। अमृतसर में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सैम के खिलाफ विरोध जुलूस निकाला। मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब से कि उन्होंने इन दंगों और श्री हरमंदिर साहिब पर आर्मी की कार्रवाई के विरोध में इस्तीफा दिया था। आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है जिसने इस्तीफा दिया था? मुख्यमंत्री की सीट का इतना लालच। भोपाल में सैम के पोस्टर लेकर लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत गर्मा गई, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। इस बाबत दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में सैम पर सिख समुदाय की भावना भड़काने का आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज कराई गई। कांग्रेस के मन की बात है ये। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आपराधिक चुप्पी साधे हुए या फिर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। आप 1984 का जो जघन्य नरसंहार था, दिल को हिला देने वाला नरसंहार था, उस पर आप कहते हुआ तो हुआ। यानी कि आप जो है वो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए क्योंकि सैम पित्रोदा राजीव गांधी के सबसे नजदीकी थे और राहुल गांधी के सियासी गुरु माने जाते हैं। अब जब इतना जिम्मेवार आदमी कह रहा 84 हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो हुआ, यही कैजुअल एटीट्यूड है जिस करके 34 सालों तक हमारे कौम को हजारों सिखों के कत्लेआम का आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला जब तक हमारी सरकार नहीं आई। सैम के बयान पर बवाल मचने के बाद कांग्रेस डिफेंसिव मोड में दिखी। कुछ नेता सैम का बचाव करने में जुट गए, लेकिन कुछ ने पल्ला झाड़ लिया। देखिए, ये टाइम बताएगा, इन्वेस्टिगेशन को होने दो, कौन किसने कुछ किया 84 में या किसी ने किया। लेकिन मोदी जी मुझे बता दें कि गोधरा में क्या हुआ, वो चीफ मिनिस्टर थे, क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर अपने हल्के में, अपने स्टेट में। सैम पित्रोदा क्या है, क्या नहीं, कौन बोलता है, क्या नहीं बोलता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने
खुद खड़े होकर पार्लियामेंट में माफी मांगी, सोनिया गांधी जी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में माफी मांगी। बाकी छोटे मोटे लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रोज कहां बोलते हैं, ये चीजें कोई मायना नहीं रखती। इस बीच सैम पित्रोदा ने दोबारा बयान दिया, कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। वो तो मोदी से पूछ रहे थे कि उन्होंने सिख दंगों पर अब तक क्या किया, लेकिन बीजेपी ने उनके बयान में हेराफेरी कर दी। First of all, that's wrong. And my message would be, let's talk about what have you done in the last 5 years. I would like Prime Minister Modi to really focus on real issues and not divert attention here or there. अब सैम चाहे कुछ भी बोलें, कमान से निकले तीर की तरह उनकी जुबान से निकला बयान वापस नहीं आया और चुनावी मौसम में बीजेपी ने इस मुद्दे को थाम लिया। 7वें चरण तक इस मुद्दे को बीजेपी नहीं लगता छोड़ने वाली है। ये अलग बात है कि मोदी इस बीच राजीव गांधी से जुड़े कुछ और बयानों को देकर इस मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश कर सकते हैं। देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस कितनी असंवेदनशील रही है, उसका प्रतीक है कल बोले गए 3 शब्द। ऐसे ही नहीं निकले हैं, ये शब्द कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस के इरादे हैं। वो शब्द 3 कौन से थे? वो 3 शब्द थे, हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। आपको कहेंगे मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं जरा भी डिटेल में बताता। कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस को चलाने वालों का अहंकार, इन्हीं 3 शब्दों में हम भली भांति समझ सकते हैं। हुआ तो हुआ। सैम की जुबान से निकले बयान पर बीजेपी ने पूरे गांधी परिवार को लपेटे में ले लिया। ये नेता गांधी परिवार के सबसे बड़े राजदार हैं। ये नेता राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त और आज के जो कांग्रेस के नामदार अध्यक्ष हैं, उनके वो गुरु है। टीवी के सामने साफ साफ बोल दिया, अगर 84 में दंगा हुआ, हुआ तो हुआ। भाइयों और बहनों, इनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए मनुष्य मनुष्य नहीं है। पीएम चीख चीख कर 84 के दंगे की दहशत के बारे में बताते रहे और सारा आरोप कांग्रेस पर जड़ते हुए इसे कांग्रेस की साजिश भी करार दे दिया। चौरासी में देश भर में हजारों सिख भाई बहनों का कत्लेआम हुआ, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। अकेले दिल्ली में 2800 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर इन दंगों के दौरान साजिश रचने, दंगों में शामिल रहने का आरोप लगा, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। कांग्रेस ने इसी अहंकार से देश को चलाया है। मोदी जहां भी गए सैम के बयान को जोर शोर से मुद्दा बनाया। ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और मोदी फ्रंट फुट पर बयानों के शॉट्स लगाते नजर आए। लेकिन राहुल गांधी अपने ही अंदाज में मोदी को जवाब भी देते दिखाई दिए।
राहुल गांधी ने मोदी के राजीव वाले बयान के बाद एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। मोदी खुद के बारे में अपनी धारणा मेरे पिता पर थोप रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी लड़ाई खत्म हो गई है। उनके लिए ढेर सारा प्यार। राहुल के इस जवाब की सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ हुई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि मोदी एक रणनीति के तहत गांधी परिवार पर प्रहार कर रहे हैं जिससे राफेल से ध्यान हटाया जा सके। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ मोदी के बयानों पर सहजता से पलटवार करते रहे, वहीं दूसरी तरफ राफेल डील को लेकर चौकीदार वाले नारे को रैली में जोर शोर से लगाते रहे। छह चरणों का चुनाव खत्म हो गया। बस अब 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव है। शायद बदजुबानी का सिलसिला भी खत्म हो जाए, क्योंकि सत्ता के लिए ही सियासी जंग अक्सर गालियों तक पहुंचती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। और फिर जब एक बार राहुल और मोदी में से कोई सियासत का बिग बॉस बन जाएगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, गहरे शांत समुद्र की तरह। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक अगला चुनावी साइक्लोन न आ जाए।